बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेक्शन बी स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज जो हमने नॉलेज स्टडी करना है वो है 5.7। और इस 5.7 में हमारा जो टाइटल है वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशन को हमने देखना है और इसमें जो एसएलओ हमने डिस्कस करना है वो एसएलओ क्या है? स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी जो डिटेल है वो एसएलओ के नीचे लिखी हुई है कि दे आर नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ये एक गुड अप्रोक्सीमेशन देते हैं। और कब तक ये गुड अप्रोक्सीमेशन मिलती है? क्या मतलब है कि हमें ये रिजल्ट सही देते हैं अनलेस, जब तक के ना ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे इतनी हाई स्पीड के साथ कि वो स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो उस केस में हमें न्यूटन लॉ बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दे, इतनी हाई स्पीड कि वो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो फिर उस केस में हमारे पास ये जो न्यूटन लॉस हैं ये वहां पे ओबे नहीं होते, वहां पे होल्ड नहीं करते। या फिर एक और भी वजह है, एक और भी लिमिट है। वो क्या है कि जब आप बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डील करते हो, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाते हो तो वहां पे एक बात याद रखो कि पार्टिकल का जो बिहेवियर है, पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और उसके बिहेवियर को बताने के लिए, स्टडी करने के लिए एक और फिजिक्स पढ़ी इस्तेमाल की जाती है, वो है, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर को देखना हो तो उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, वो एक दो बातें हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो खैर वहां पे न्यूटन की जो फिजिक्स है वो फेल हो जाती है, फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये दो किस्म की लिमिटेशंस आ गई यहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। एक हमारे पास है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल हो तो उस केस में क्वांटम इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो? स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ही करीब करीब आ जाए, ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करें। तो अब इन दोनों बातों को स्टडी करने से पहले चले यहां पे इसको पहले देख लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हवाले से। अब ये दोनों बातें क्या हैं बेटा? जो न्यूटन लॉज हैं नॉर्मली हमें क्या बताते हैं? हमें ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकते हैं, वहां पे फोर्स किस तरह अपना इफेक्ट छोड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट कब बदलेगी, ये सारी बातें की थी। फिर फोर्स को डिटरमिन करना हो तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ा था। और इसके अलावा हमें ये लॉज ये भी बताते हैं कि जो फोर्सेस हैं ये हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो तीनों लॉज ने एक एक बड़ी अहम बात बताई हुई है। पहले लॉ ने हमें फोर्स का आइडिया दिया, दूसरे लॉ ने हमें फोर्स को डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला दे दिया, और तीसरे लॉ ने हमें बताया कि फोर्स सिंगल फोर्स कोई नहीं होती, हमेशा जहां भी एक फोर्स होगी वहां पे दूसरी फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये लो स्पीड पे इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के इफेक्ट क्या हैं, ये सारी बातें आप डेली लाइफ में देखते हो। और डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये बहुत ही लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। किसके लिहाज से लो? स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बनती है। तो इतनी हाई स्पीड पे जब ऑब्जेक्ट जाते हैं तो होता क्या है? क्या ऐसा होता है कि वहां पे
ये न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं रहते। बेटा जब इतनी हाई स्पीड पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी मैस में तब्दीली आ जाती है, मैस इंक्रीज हो जाती है। आइंस्टाइन कहता है उसकी मैस बढ़ जाती है, आइंस्टाइन कहते हैं उसका टाइम चेंज हो जाता है, आइंस्टाइन कहते हैं उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है या उसकी जो लेंथ है उसमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। तो मैस का चेंज होना, टाइम का चेंज होना और लेंथ का चेंज होना, इन चीजों के बारे में किसने बताया, आइंस्टाइन ने बताया। और आइंस्टाइन कहता है ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज चली जाएगी, कंपेरेबल होगी। और हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे कैन मूव विद वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो उन केसेस में ये सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं, मैस में चेंज, लेंथ में चेंज, टाइम में चेंज। जबकि न्यूटन ने जब अपने ये लॉज डेवलप किए थे उस वक्त उसने मैस, लेंथ और टाइम की चेंज को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, और उसने ये अज्यूम करके ये अपने लॉज को डेवलप किया था कि ये सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इसमें तब्दीली नहीं आती। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि न्यूटन लॉ की जो एप्लीकेशन है ये वैलिड है लो स्पीड पे, क्योंकि लो स्पीड पे जो पैरामीटर्स मैंने बोले इनमें तब्दीली नहीं होती। अच्छा, अब इसके अलावा एक तो ये समझ आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट का इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इतनी हाई स्पीड पे जो फिजिक्स इस्तेमाल होती है वो आइंस्टाइन की फिजिक्स है, उसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देती है, वो हमें डिटेल बताती है कि यहां पे पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी। अच्छा, अब बात आती है कि जब आप बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाते हो, स्मॉल स्केल पे जाके बात करते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हो, एक तो वो बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा एक और भी बात है कि वहां पे क्वांटम इफेक्ट्स आ जाते हैं। क्वांटम इफेक्ट्स अब क्या है, आप जब के हायर क्लासेस में ये बात पढ़ोगे कि जब कोई भी पार्टिकल बहुत हाई, स्मॉल पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो उस केस में उसका बिहेवियर वेव लाइक हो जाता है, वो वेव नेचर भी रखता है। तो वेव लाइक नेचर की वजह से वहां पे एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट के दो जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि एक ही वक्त में दो पोजीशन पे पार्टिकल है। और ये बातें भी आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी, अभी बस इतना याद रख लो कि जब स्मॉल पार्टिकल स्मॉल स्केल पे जाते हैं और वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हो तो वहां पे उनके अंदर एक वेव नेचर आ जाती है, और वेव नेचर की वजह से पार्टिकल एक ही वक्त में क्या हो सकता है, दो जगह पे पाया जा सकता है। तो ये वाली सारी लिमिटेशंस हैं, जबकि न्यूटन ने इस तरह की कोई डिटेल हमें नहीं बताई, और जिसकी वजह से हमारे ये जो लॉ हैं, जैसे ये इफेक्ट्स आते हैं तो ये लॉ वहां पे ओबे नहीं होते। तो इन शॉर्ट आपने ये सीख लिया कि इन लॉज की एप्लीकेशन किस सिचुएशन में है, एक लार्ज स्केल पे, पार्टिकल बहुत छोटे ना हो, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल पे क्वांटम इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन मूव विद वेरी हाई स्पीड, दे रिप्रेजेंट अ वेव नेचर, वो वेव नेचर रखना शुरू कर देते हैं, वेव लाइक नेचर, और वो जो है वहां पे रिजल्ट को ये चीजें चेंज कर देती हैं, और मोशन वहां ये जो न्यूटन लॉ है वहां पे ओबे नहीं होते। और दूसरा, स्पीड जो है वो पार्टिकल की वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी ये लॉ ओबे होंगे। ये हमने दोनों लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड कर ली। अच्छा, कल हमने लास्ट टाइम जो न्यूटन लॉज में एक बात की थी थर्ड लॉ मोशन में, आप मुझे बता सकते हो कि थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन आपने बताया था, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और एक्टिंग फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, एक्टिंग फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। 4 से 5 बातें मैंने आपको बताई थी, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, इसके अलावा ये सेम टाइप की होती हैं। अगर एक फोर्स एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी, अगर एक कॉन्टैक्ट फोर्स है तो दूसरी भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। तो इक्वल भी हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट हैं,
इनकी टाइप सेम है, इसके अलावा दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। और तीसरी बात क्या बताई थी, दे एक्ट फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम, दे एक्ट फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम, सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? बेटा एक बात जरा याद रख लो, बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं? बैलेंस फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हूं। जैसे ये मेरे पास कोई पेन है, इस पेन पे एक फोर्स मैं राइट साइड पे लगाता हूं और एक फोर्स लेफ्ट साइड पे लगाता हूं। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। जबकि एक्शन और रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो किस पे एक्ट करती हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं। उसकी एग्जांपल मैंने बहुत दफा आपको दी कि अगर एक पिस्टल से आप फायर करते हो तो एक्शन किस पे हुआ? बुलेट पे। और रिएक्शन किस पे हुआ? गन पे। अच्छा दोनों पे ये फोर्सेस जो लग रही हैं एक्शन और रिएक्शन, ये मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। दोनों मैग्नीट्यूड में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा आ रहा है? बुलेट पे। क्यों? क्यों उस पे इफेक्ट ज्यादा आ रहा है? हाँ जी बेटा, उसकी मैस कम है, उसका इनर्शिया कम है, उसकी स्टेट को बदलना आसान है, इसी वजह से बुलेट ज्यादा हाई स्पीड से जाती है। जबकि जो पिस्टल है उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसकी मैस ज्यादा है और उस पर उतनी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाओ, तो जब एक जैसी फोर्स लगाओगे तो बताओ कौन आसानी से मूव करेगा? दोनों पे फोर्स तो सेम है, साइकिल क्यों मूव की? उसका इनर्शिया कम है, उसकी मैस कम है, उसकी स्टेट आसानी से बदल जाती है। तो यही बात यहां पे पिस्टल और बुलेट की मैंने आपसे डिस्कस की। इन शॉर्ट आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली कि एक्शन और रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। और अगर इसका जवाब पूछा जाए तो इसका जवाब क्या दोगे? क्या जवाब दोगे बेटा? दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। शाबाश, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रही होती हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के एक को कैंसल या बैलेंस नहीं कर सकती। चलो कल वाली बात में अगर आपसे पूछिए, बुक है अगर ये टेबल पे पड़ी हुई है तो बताओ इसमें एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है? जी बेटा, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको जो है वो यहां पे सपोज करें कि ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैं कहता हूं ये एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब एक तो इसके ऊपर इसका वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जिसे आप mg कहते हो, और एक यहां पे इस टेबल का रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है, नॉर्मल फोर्स। अब बताओ क्या ये दोनों एक एक्शन एक रिएक्शन है? जरा बताओ, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे लग रही है? बुक पे लग रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। इसका मतलब ये ऐसी फोर्स है जो बुक पे लग रही है लेकिन अर्थ लगा रहा है। अच्छा, जो नॉर्मल फोर्स है वो किसने लगाई है? हैं? नॉर्मल फोर्स टेबल ने लगाई है। किस पे लगाई है? अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी बुक के ऊपर है और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये भी किस पे है? बुक के ऊपर है। ये तो दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे आ गई। जबकि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही, और एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, और डेफिनेटली ये बैलेंस करेंगी भी क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। इसी वजह से तो बुक रेस्ट पे है। तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो बता सकते हो यहां पे कोई एक पेयर एक्शन और रिएक्शन के बारे में, कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन है?
हाँ जी बेटा, जी बेटा आप बताओ जरा, आफिया हयात बताओ जरा बच्चे, कोई बताओ, ये कल हमने डिस्कस किया था, अभी पता चलता है कि आपने क्या डिस्कस किया था। जी बेटा, मैंने कहा कि आपने बताना है कि यहां पे अगर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है तो इसमें अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन ले लें तो इसका रिएक्शन क्या होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसने लगाई है, अर्थ ने, किसके ऊपर, तो बुक भी तो लगाती है फोर्स अर्थ के ऊपर, बुक भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, तो वो इसका रिएक्शन होगा। तो अर्थ की बुक पे फोर्स रिएक्शन है और बुक की अर्थ के ऊपर जो फोर्स है उसको अपनी तरफ खींचने की फोर्स वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। याद रखो मैंने पहले कहा कि दोनों एक्शन और रिएक्शन सेम टाइप के होंगे, तो यहां पे अगर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो बुक पे लग रही है तो बुक ने जो अर्थ पे लगानी वो भी क्या होगी, फोर्स ऑफ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो टाइप सेम होनी चाहिए। जबकि जो ये वाली फोर्सेज हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो एक ही टाइप की फोर्स ही नहीं है ना, फिर इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक और भी है बेटा, जब ये बुक रखेंगे तो बुक को अर्थ तो अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ये नीचे जाना चाह रही है, लेकिन टेबल इसको नीचे जाने से रोक रहा है। अगर टेबल इसको नीचे जाने से रोकेगा तो बताओ, अगर नीचे जाने से रोका है तो टेबल के ऊपर जाके इसने प्रेसिंग करनी है, वो जो प्रेसिंग वो नॉर्मल फोर्स है, वो भी जब भी दो सरफेस इन कांटेक्ट आती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाती हैं। ऐसी फोर्सेज जो उनकी सरफेस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब एक नॉर्मल फोर्स बुक ने लगाई टेबल के ऊपर और एक नॉर्मल फोर्स टेबल ने बुक पे लगाई। अब मुझे बताओ ये दोनों क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। बुक की फोर्स टेबल पे, टेबल की फोर्स बुक पे, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, टाइप भी सेम, टाइप भी सेम, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बात को फॉलो किया बेटा। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नॉर्मली आपको फिगर्स तो ऐसी मिलेगी, लेकिन उसमें इनको एक्शन रिएक्शन नहीं कहना, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, और वो बुक की फोर्स होगी किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। शाबाश बेटा, ये आपने जो है वो इस पॉइंट को सीख लिया। अब भूलेगा तो नहीं बेटा। चलो, ये आपने जो लिमिटेशंस के हवाले से सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि न्यूटन लॉ जो है एंड टाइनी पार्टिकल्स, न्यूटन लॉ डू नॉट accurately describe the behavior of very small particles like atoms, subatomic particles। ठीक है, इस लेवल पे कौन सी फिजिक्स आ जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, यानी अनयूजुअल बिहेवियर आ जाता है एट क्वांटम स्केल। तो वो यहां पे लिखा भी है कि टाइनी पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट स्ट्रेंज बिहेवियर्स सच एज एग्जिस्टिंग इन टू प्लेसेस, एक ही जगह पे एक ही वक्त में दो जगहों पे होना, एट वंस एक ही वक्त में, आर एक्टिंग लाइक वेव्स इंस्टेड ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी इनका जो बिहेवियर है एटॉमिक पार्टिकल्स का ये कैसा हो जाता है, ये वेव लाइक हो जाता है। उसकी वजह से ये हमें एक ही वक्त में दो जगहों पे भी पाए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये असल में क्वांटम मैकेनिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है। तो बेटा ये जो है वो आपने आज का लेक्चर कंप्लीट किया, इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।